दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोगों ने स्टार्ट करी है हमारी इंडियन इको की एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लिए। कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करे थे। अब आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, जिसे आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हो। कुछ बुक्स में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी लिखा है। इस चैप्टर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी से सेट करे हैं, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी है, टेबल वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को करना। सबसे पहले तो देखो, अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर आपको इस चैप्टर की डिटेल्ड वन शॉट का लिंक मिल जाएगा। पहले ये चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद में इन एमसीक्यूज पर आना, क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करो, अपना आंसर साइड में नोटबुक में लिखते जाओ, लास्ट में चेक करना और अपना जो भी स्कोर है 15 में से मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो मैंने इजी सा क्वेश्चन दिया है। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज पॉपुलरली नोन एज। पहली बात देखो, इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक तो आईबीआरडी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इस वर्ड का ध्यान रखना, हो सकता है इसकी जगह कुछ और वर्ड आ जाए, रिस्ट्रक्चर लिखा हुआ आ जाए तो वो गलत होगा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज पॉपुलरली नोन एज, इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, आईएमएफ बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या वर्ल्ड बैंक, या फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक, या फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो क्या बोलते हैं हम आईबीआरडी को प्यार से, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स आए थे ना, उसके अंदर क्या क्या हुआ था, उसका क्या मकसद था। तो हमारे पास में ऑल्टरनेटिव्स गिवन है कि सिर्फ फर्स्ट वाला, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, या फिर सारे के सारे। पढ़ के देखते हैं, आगे टिक लगाते जाएंगे। डिसमैंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। देखो जो ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स आए थे ना, उसके अंदर जितने भी हमारे इंपोर्ट्स हो रहे थे, एक्सपोर्ट्स हो रहे थे, उसमें जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे ना, कि यार हम इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए थे। तो ये तो हुआ था, आगे टिक लगा दो। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, बिल्कुल टैरिफ रेट्स को भी डिक्रीज करा गया था। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट्स पर जो टैक्स लगता है ना, उस टैक्स को बोला जाता है टैरिफ रेट्स। तो इस टैक्स को भी कम करा गया था, इसी की वजह से कहीं ना कहीं सरकार का रेवेन्यू भी कम हो गया था। तो ये काम भी हुआ था, सही है। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स। पहले ऐसा था, अगर हमें कुछ इंपोर्ट करना है, कोई मशीनरी वगैरह, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोगों ने इस लाइसेंसिंग सिस्टम को भी खत्म कर दिया, अब हम फ्री होके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये काम भी हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों चीजें हुई हमारे ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट मेड इंडिया अ डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। 1991 से ऐसा क्या हुआ कि जो इंडिया है वो आउटसोर्सिंग के लिए एक हब बन चुका है। हम ग्लोबल आउटसोर्सिंग के लिए एक हब बन चुके हैं कि यार सारी की सारी कंपनीज हमसे काम करवाती हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन है, लो वेज रेट, हमारे यहाँ पर वर्कर्स को हमें कम पैसा देना पड़ता है, हमारे पास में बहुत सारी स्किल्ड मैन पावर है, या फिर हमारे पास में बहुत सारी अनस्किल्ड मैन पावर है, या फिर हमारी आईटी सर्विसेज की क्वालिटी शानदार है, जैसे बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, यहां पर तो आईटी सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। तो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, देखो लो वेज रेट तो सही है, हमारे यहाँ पर सस्ते में लेबर मिल जाती है, हमारे यहाँ का आईटी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ तो होना ही चाहिए, फर्स्ट और फोर्थ तो होना ही चाहिए। तो देखो फर्स्ट और फोर्थ बी में आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, इनमें से कोई होगा। सोचना ये है स्किल्ड मैन पावर या फिर अनस्किल्ड मैन पावर कौन सी अवेलेबल है हमारे यहाँ पर, तो सेकंड वाला होगा, स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है, वही लोग तो आईटी सेक्टर में काम करेंगे। तो करेक्ट होगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, मतलब बी करेक्ट हो गया, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ईयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुआ था, कौन से साल, याद करो। तो WTO फाउंड हुआ था हमारा ईयर 1995 के अंदर। कब की बात है, 1995 के अंदर।
द WTO वॉज फाउंडेड एज अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द, अच्छा WTO जो है वो किसका सक्सेसर है, यानी कि WTO आया हमारा 1995 के अंदर, तो उससे पहले भी तो कुछ होगा जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट कर रहा था, इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेगुलेट कर रहा था। तो कौन था, कौन प्रीडिसेसर था WTO का? या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि WTO किसका सक्सेसर है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि WTO का प्रीडिसेसर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ग्रेट अरेंजमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टैरिफ। तो हमें पता है करेक्ट आंसर बी वाला है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। टैरिफ एंड ट्रेड भी बोला जाता है, ट्रेड एंड टैरिफ भी बोला जाता है, GATT, ठीक है, याद रहेगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में स्टेटमेंट वाला है। अगेन या तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या दोनों फॉल्स हैं। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड करेक्ट है। तो पहले दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लो। सिंस 1991 पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, पब्लिक मतलब यहां पर कहीं ना कहीं सरकार के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेजेस एंड रिसर्च एंड एक्सटेंशन हैज फॉलन। ये सही बात है, मैंने आपके एनसीईआरटी से उठाई है, करेक्ट बात है। 1991 के अंदर जो रिफॉर्म्स आए उन रिफॉर्म्स में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस करा, हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड पर फोकस करा, बट कहीं ना कहीं हम लोगों ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, इरिगेशन को लेकर हो, पावर को लेकर हो, गांवों को शहरों से लिंक करने को लेकर हो, रोड्स को लेकर हो, ये सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं फॉल हुई है, यानी कि गिरी है। तो ये बात तो सही है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। The partial removal of fertilizer subsidy has led to increase in cost of production, which has severely affected the small and marginal farmers. कहीं ना कहीं 1991 के बाद में हम लोगों ने जो हम फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी दे रहे थे, हमारी सरकार फार्मर्स को जो सब्सिडी दे रही थी फर्टिलाइजर्स के लिए, उसे पार्शियली विड्रॉ कर लिया है। कहीं ना कहीं वो सब्सिडी कम हो गई है। अब सोचो फार्मर्स को अगर सब्सिडी कम मिलेगी, यानी कि मोनेटरी हेल्प कम मिलेगी, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी। हमारी कंट्री में बेचारे कैसे फार्मर्स ज्यादा है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी, तो ये लोग सीवियरली अफेक्ट होंगे ना, इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी। तो ये बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आंसर ए हो गया, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस मतलब वो मैच द फॉलोइंग करते थे ना बचपन में, वो हमें करना है। तो देखो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। जब हम फॉरेन करेंसी को मार्केट में सेल या परचेज करते हैं उसे बोला जाता है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। तो ए का हो गया थर्ड, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस, सही है, ए का थर्ड हो गया। अब यहीं पर देख लो, ए का थर्ड एक तो ए में आ रहा है, ए का थर्ड एक डी में आ रहा है, मतलब बी और सी तो यहीं पर कट गया। दिस इज एलिमिनेशन टेक्निक ना, आपको ऑप्शंस को हटाना है, पहले जो नहीं लग रहा उसे सबसे पहले हटाओ, कंफ्यूजन दूर करो। तो ये हमें कंफर्म था, तो भाई ए का थर्ड होना चाहिए, तो ये 2 रह गए, बाकी बी सी हम लोगों ने काट दिया। आगे नॉन टैरिफ बेरियर्स, देखो बेरियर्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं टैरिफ बेरियर्स, मतलब इंपोर्ट्स पर टैक्सेस इंक्रीज कर दो, ठीक है, तो वो तो पैसे से रिलेटेड है, और एक होते हैं भाई इंपोर्ट पर कोटास लगा दो कि भाई इतना ही इंपोर्ट करना है, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना। तो नॉन टैरिफ बेरियर्स कौन से बेरियर्स होते हैं? इन कोटास को नॉन टैरिफ बेरियर्स बोलते हैं। टैरिफ बेरियर्स मतलब कि इंपोर्ट पर टैक्सेस लगा दो, नॉन टैरिफ बेरियर्स मतलब इंपोर्ट्स पर कोटास फिक्स कर दो कि इतना ही इंपोर्ट करना है, तो ये लिखा कोटा बेरियर्स। मतलब बी के सामने कौन सा आना चाहिए? फोर्थ आना चाहिए, तो बी के सामने फोर्थ, वो तो दोनों में ही आ रहा है। चलो आगे बढ़े। फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर को कौन गवर्न करता है? आरबीआई ही रेगुलेट करता है, आरबीआई ही कंट्रोल करता है, तो सी का हो गया हमारे पास में सेकंड, सी का सेकंड यहां पर मैच कर रहा है, तो डी आंसर होना चाहिए। आगे भी मिला लेते हैं, रिडक्शन इन टैरिफ्स, अगर इंपोर्ट्स पर टैक्सेस कम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट हमारे पास में आएगा, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगी, तो डी का फर्स्ट मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन टेक्निक से, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी, द रोल ऑफ आरबीआई शिफ्टेड फ्रॉम दैट ऑफ फैसिलिटेटर टू अ रेगुलेटर। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना बस इसको टिक लगा देंगे कि यार मैम ने ऐसा कुछ पढ़ाया था, लेकिन मैम ने यहाँ पर उल्टा कर दिया।
आरबीआई का रोल शिफ्ट हो गया फैसिलिटेटर से रेगुलेटर की तरफ। क्या नहीं यार, आरबीआई पहले रेगुलेटर था, बाद में फैसिलिटेटर बन चुका है। मैंने यहाँ पर उल्टा लिखा है, आरबीआई पहले फैसिलिटेटर था, अब क्या बन चुका है, रेगुलेटर बन चुका है। तो असर्शन गलत हो गया हमारा, समझ में आया। पहले आरबीआई रेगुलेटर था, अब फैसिलिटेटर है। मैंने यहाँ उल्टा लिखा तो ए वाला तो गलत हो गया, असर्शन हमारा गलत हो गया। मतलब आंसर ए और बी में से नहीं हो सकता, ठीक है ना। असर्शन हमारा फॉल्स हो गया। Assertion false. Now market forces decide interest structure, volume and pattern of investment. अब market forces के हिसाब से ही interest rate decide होती है कि भाई कितना interest बनता है लोन वगैरह पे, ये सारी चीजें, pattern of investment, सब चीजें market forces के हिसाब से चलती है। market forces का मतलब होता है सारी चीजें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलती है। अब आरबीआई का कोई रोल नहीं है, तो रीजन हमारा करेक्ट है। असर्शन फॉल्स है, रीजन करेक्ट है, तो डी आंसर हो गया। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार ये तो पढ़ी हुई लाइन है, टिक लगा दो। नेक्स्ट क्या कहता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इंप्लाइज। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन जानते हो ना, जब प्राइवेट सेक्टर अपना शेयर, जब पब्लिक सेक्टर अपना शेयर कम करे और उसे प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दे। जब पब्लिक सेक्टर का शेयर कम हो और प्राइवेट सेक्टर का शेयर इंक्रीज हो, रोल इंक्रीज हो, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। तो उसमें क्या क्या होता है, स्ट्रेटेजिक सेल्स होती है, सेल ऑफ प्राइवेट कंपनीज, या प्राइवेट कंपनीज को नहीं बेचते हम, किसे बेचते हैं, पब्लिक कंपनीज को बेचते हैं, तो बी वाला तो हट गया। माइनॉरिटी सेल्स या फिर स्ट्रेटेजिक सेल्स और माइनॉरिटी सेल्स दोनों। अच्छा, ये नहीं पता होगा, ये बता देती हूं। जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस का, जो सरकार के एंटरप्राइजेस है, उनका 50% से ज्यादा शेयर प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दे, ठीक है, जब गवर्नमेंट अपने एंटरप्राइजेस का 50% से ज्यादा शेयर प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सेल कर दे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेच दे, मतलब ओनरशिप किसके हाथ में आ गई है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गई है, दैट इज स्ट्रेटेजिक सेल्स। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। लेकिन जब गवर्नमेंट 50% से कम अपना शेयर प्राइवेट सेक्टर को सेल करे, अभी भी प्राइवेट सेक्टर को सेल कर रही है लेकिन 50% से कम कर रही है, स्टिल या प्राइवेट सेक्टर का रोल तो इंक्रीज हो रहा है ना, प्राइवेट के पास में गवर्नमेंट का शेयर तो जा रहा है, इसे माइनॉरिटी सेल्स बोलते हैं। तो आंसर डी होगा, चाहे स्ट्रेटेजिक सेल्स हो, 50% से ज्यादा सेल करा हो या फिर 50% से कम करा हो, दोनों ही केसेस में प्राइवेट के पास में गवर्नमेंट का शेयर जा रहा है, मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ स्ट्रेटेजिक सेल्स एंड माइनॉरिटी सेल्स। नेक्स्ट है, टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज व्हिच आर कलेक्टिवली नोन एज। अच्छा, टैक्स रिफॉर्म्स किसके अंदर आते हैं, सरकार की पॉलिसी के अंदर आते हैं, सरकार की टैक्सेस से रिलेटेड पॉलिसी, सरकार की एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी, इसी को हम क्या बोलते हैं। तो देखो मैं याद दिला देती हूं, आरबीआई की जो पॉलिसी होती है ना, आरबीआई की जो पॉलिसी जिसकी हेल्प से आरबीआई कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, इसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की रिसीट्स यानी कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू से रिलेटेड, और गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिलता है, टैक्स से मिलता है, तो गवर्नमेंट की टैक्सेशन की पॉलिसी और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर खर्चे से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है, इस पॉलिसी को बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। मैंने गवर्नमेंट बजट में भी पढ़ाया था, इस चैप्टर में भी बताया था, और फिस्कल पॉलिसी का ही दूसरा नाम होता है बजटरी पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी भी होता है, बजटरी पॉलिसी भी होता है, तो करेक्ट हो गया बोथ बी एंड सी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन का है। इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस द रूपी वाज डिवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। बिल्कुल सही बात है, 1991 के अंदर हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने रूपी को डिवैल्यू कर दिया था। मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूं, पहले एक यूएस डॉलर हमें मिल रहा था मान लो 80 रुपीज में, हम लोगों ने अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा दिया कि यार वही यूएस डॉलर अब हमें 100 रुपए में मिलेगा। पहले एक यूएस डॉलर 80 रुपए देने पर मिल जाता था, आज वही यूएस डॉलर हमें 100 रुपए देने पर मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई ना। ऐसा सरकार ने क्यों करा था, क्योंकि हमारा बीओपी क्राइसिस के अंदर था। क्राइसिस के अंदर था मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स कम थे, इसके लिए सरकार ने ऐसा करा। अब यूएस डॉलर जो है वो पहले जो 80 में मिल रहा था अब 100 रुपए में मिल रहा है, तो ये जो यूएस वाला बंदा है इसकी नजर से सोच के देखो, पहले ये एक यूएस डॉलर में इंडिया से 80 रुपए का सामान खरीद सकता था, अब वो एक यूएस डॉलर में इंडिया से
100 रुपए तक का सामान खरीद सकता है तो ये बंदा तो हमसे खरीदेगा ना, और जब हम इसको बेचेंगे मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स जो डिक्रीज हो रखे थे वो इंक्रीज होने लगेंगे, हमारी बीओपी क्राइसिस खत्म होंगी। तो ये तो सही बात है, सही है, असर्शन हमारा करेक्ट है, टिक लगा दिया। रीजन कहता है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी वाज एमिनेंट, ये जो डिवैल्यूएशन हुआ, हम लोगों ने अपनी करेंसी की वैल्यू गिराई, ये जरूरी था ताकि हमारे फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स गिरे हुए थे वो उठने लगे। हमारे एक्सपोर्ट्स कम थे, जब एक्सपोर्ट्स कम होते हैं तो हमारे पास में यूएस डॉलर भी कम आ रहा था, एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो यूएस डॉलर कहां से आएगा। हम लोगों ने हमारी करेंसी की वैल्यू गिराई, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने लगे, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे तो हमारे पास में यूएस डॉलर आएगा। तो ये करना जरूरी था ताकि हमारे पास में जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे, यूएस डॉलर का जो रिजर्व था वो इंक्रीज होने लगे। तो दोनों बातें सही हैं, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, रीजन भी दे रहा है। तो करेक्ट आंसर ए होगा कि दोनों सही है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दैन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इनिशिएटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए थे 1991 में, वो किसकी सरकार में आए थे, नरसिम्हा राव की सरकार में आए थे। उस टाइम पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। दीज रिफॉर्म्स एम टू लिबरलाइज द इकोनॉमी, इन रिफॉर्म्स के अंदर हम लोगों ने हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज करा। तीन चीजें हुई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमें लिबरलाइजेशन की बात करनी है, यहाँ पर लिबरलाइज लिखा है। तो लिबरलाइज करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या करा, प्राइवेटाइजेशन करा, लेकिन वो लिबरलाइज करने के लिए नहीं करा, वो प्राइवेटाइजेशन में आता है तो ये नहीं होगा। डिसइन्वेस्टमेंट खुद किस में आता है, प्राइवेटाइजेशन में आता है, हम तो लिबरलाइजेशन की बात करें, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इन टैरिफ्स नहीं करा था, हम लोगों ने करा था डिक्रीज इन टैरिफ्स, हम लोगों ने इंपोर्ट्स पर टैक्सेस कम कर दिए थे तो ये भी गलत है। लाइसेंस राज हम लोगों ने हटाया था तो ओनली 4 होना चाहिए, बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोगों ने लाइसेंसिंग सिस्टम अबॉलिश कर दिया कि भाई अब आपको इंडस्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट 1 कहता है अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया स्टिल डज नॉट हैव द एक्सेस टू डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस वगैरह मार्केट्स बिकॉज ऑफ हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये एनसीईआरटी से मैंने लाइन उठाई है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज आज भी बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज यूएस वगैरह के मार्केट्स तक नहीं पहुंच पा रही, उनके पास में एक्सेस नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट का। इसका मतलब है कि वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, यानी कि वहां पर इंपोर्ट पर कोटास लगे हुए हैं। यूएस के अंदर इंपोर्ट्स पर कोटास लगे हुए हैं कि यूएस हमसे इतना ही इंपोर्ट कर सकता है, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकता। अब उन लोगों ने कोटास लगा दिए तो यार हम लोग तो उन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया का जो एक्सेस है कि भाई इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट तक पहुंच पाए, वो कहीं ना कहीं कम हो गया। हम उनके मार्केट्स तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि वहां पर क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर्स है, यानी कि कोटास लगे हुए हैं इंपोर्ट्स पर। ये सही बात है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। Since 1991, cheaper imports have replaced the demand for domestic goods। ये सही बात है। 1991 के बाद में हमारे इंपोर्ट्स बहुत सस्ते हो गए हैं क्योंकि पहले हम इंपोर्ट पर टैरिफ ज्यादा लगाया करते थे, टैक्सेस ज्यादा लगाया करते थे। अब हम लोगों ने टैरिफ्स कम कर दिए तो इंपोर्ट सस्ते हो गए। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग कॉम्पिटिशन। कहीं ना कहीं आज हम डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम करते हैं, इंपोर्ट्स की डिमांड ज्यादा करते हैं, बाहर के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा करते हैं, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को एक कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। ये बात भी सही है, तो करेक्ट का होगा ए होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हाईलाइट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। मतलब कोई 3 है जो एलपीजी पॉलिसीज के नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, एक है जो पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहा है। वो हमें बताना है कि कौन सा है जो एलपीजी पॉलिसीज का नेगेटिव इफेक्ट शो नहीं कर रहा। देखो एलपीजी पॉलिसीज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आया है, ये नेगेटिव इफेक्ट है क्योंकि आज हम मशीनों से सारा काम करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक कम हो गई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिला है। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म देखने को मिलता है, आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारी एमएनसीज रूल कर रही हैं। तो 200 साल तक ब्रिटिशर्स रूल करके गए, आज एमएनसीज रूल कर रही हैं, तो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म देखने को मिल रहा है। लोपसाइडेड ग्रोथ भी हो रही है, ये भी नेगेटिव है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी पीछे है, तो लोपसाइडेड ग्रोथ है, ये भी नेगेटिव चीज है। पॉजिटिव चीज क्या है कि पहले मोनोपोली मार्केट हुआ करता था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही चला करती थी। आज कैसा मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कंपटीशन के हिसाब से मार्केट चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट है, ये नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ड्यू टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटेजीज, अब हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं, देयर हैज बीन अ शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स टू फूड ग्रेन्स। सोच के देखो ये सही बात है क्या, आज हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज हैं, तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो कैश क्रॉप से फूड क्रॉप पे शिफ्ट कर गए हैं। कैश क्रॉप्स हो गया हमारा, कॉटन हो गया हमारा, जूट हो गया, हम लोग क्या इनसे राइस और व्हीट पर शिफ्ट कर गए हैं? नहीं, उल्टा हुआ है, हम फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स पर शिफ्ट कर गए हैं। हम राइस व्हीट से जगह हम किस पर शिफ्ट कर गए हैं? कैश क्रॉप्स पर शिफ्ट कर गए हैं। हम कॉटन, जूट, इंडिगो ऐसी चीजें बना के दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 हमारा गलत हो गया। द रिफॉर्म पॉलिसीज, जैसे टैरिफ रिड्यूस करा हम लोगों ने, इंपोर्ट्स पर जो टैक्स लग रहा था वो टैक्स हम लोगों ने कम कर दिया, यानी कि टैरिफ्स को हम लोगों ने कम कर दिया। हैव कर्टेल्ड द स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटीज, कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो कस्टम ड्यूटीज से पैसा कमा रही थी, यानी कि हमारी सरकार का रेवेन्यू हो रहा था, कमाई हो रही थी, वो भी किससे? इंपोर्ट्स पर टैक्सेस लेकर जो कमाई हो रही थी, कस्टम ड्यूटी से जो कमाई हो रही थी, वो कमाई कम हो गई है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। हमारी सरकार ने इंपोर्ट्स पर टैक्सेस कम कर दिए, टैरिफ रिड्यूस कर लिए, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो इंपोर्ट ड्यूटी से कमा रही थी, इंपोर्ट्स पर टैक्सेस लगा के कमा रही थी, वो टैक्स रेवेन्यू हमारी सरकार का क्या हो चुका है? कम हो चुका है। लिखा ना, हैव कर्टेल्ड द स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटी। तो ये बात भी सही है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम लोगों ने कर लिए हमारे चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। 4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग कर चुके हैं। तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इंडियन इको की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स के डिटेल वन शॉट्स भी मिलेंगे। रूरल डेवलपमेंट तक का मैंने अभी तक पढ़ा दिया और इन चैप्टर्स के आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो अच्छे से इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।